तो पहले आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन्स, क्योंकि विटामिन्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बेसिकली खाना, फूड फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारी जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो 9 बजे मैंने बोला था, अभी जितने लोग हैं उन्हीं के साथ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। कितने ज्वाइन किए हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही लोग हैं टोटल। ग्रुप में तो शायद 50 से ऊपर है। 52 लोग हैं सर, आपको हाँ देखो, इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चे। क्या करा सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा विटामिन, न्यूट्रिशन, फूड। तो फूड की बात करते हैं। फूड हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर एनिमल बॉडी के लिए कहें, सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी से हमें काम करने की या कुछ भी चीज़ करने की एनर्जी मिलती है फूड की। तो अभी हम फूड को डिवाइड करें अगर, तो फूड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फूड के? कोई बता सकता है? सर शायद 5। बताओ कौन कौन से। सर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हम्म, और सर याद नहीं आ रहा। देखो फूड, वसा हाँ, वसा, फैट, ठीक है। और सर कार्बोहाइड्रेट नहीं है शायद ना। बता दिया। देखो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जी फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। सो ये कुछ मेजर पार्ट हैं हमारे फूड के। इसके अलावा भी और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बट दीज आर मेजर पार्ट्स। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कोई भी, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? आई थिंक जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सभी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट आप कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप कोई बोले तो आप क्या समझेंगे? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स में विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, तो आपको आलू होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। हाँ, वो आप एक एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम बताएं, बोलें तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स जनरली बोला जाता है वाटर को। तो वाटर के मल्टीपल्स में जब कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। हालांकि ये मिसनोमर है, बाद में पाया गया एक्चुअली हाइड्रेट्स का फॉर्मूला सब पे फिट नहीं बैठता है। तो एनीवेज आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? विच आर फाउंड इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एंड देयर आर, दीज आर ऑल्सो पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब बहुत सारी यूनिट्स जब एक दूसरे से जुड़ती है तो ये बनते हैं। जैसे हम ईंटों को जोड़ करके घर बनाते हैं, तो ईंट जो उसकी एक इकाई, मतलब एक मोनोमर इसको बोलते हैं। वन यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर। तो जब ये बहुत सारे यूनिट्स बनते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स ही अगर आपसे पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्रोटीन भी एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देते हैं। बट इंस्टेंट एनर्जी जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यस सर। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने का मेन कंपोनेंट है, एंड इट प्रोवाइड्स द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपसे परसेंटेज के टर्म से में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स अप्रॉक्सीमेटली 55 से 70% के आसपास एनर्जी देते हैं। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट एक ब्रॉड टर्म है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिवाइडेड, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम सैकेराइड्स बोलते हैं। सैकेराइड्स, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, मीठा। तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड का मतलब जिनको हम और ना तोड़ सकें, जिनका बेसिकली पानी डालें तो ये टूटे ना।
तो मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फिर आते हैं आपके डाइसैकेराइड्स का मतलब अगर हम उनको तोड़ेंगे तो उनमें से 2 यूनिट्स मिलेगी। जैसे इसका एग्जांपल हो गया लैक्टोज। और कोई एग्जांपल बता सकता है कोई डाइसैकेराइड का? माल्टोज, लैक्टोज। और आपने जो स्टार्च बोला था, स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब उसमें बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स जुड़े होते हैं, तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। समझ आ रहा है? देखो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया। कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं, जनरली इसको बोला जाता है सैकेरम। सैकेरम मतलब सैकेराइड, सैकेराइड मतलब स्वीट। तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ये दोनों स्वीट होते हैं। आपने ग्लूकोज, अच्छा मोनोसैकेराइड्स कहाँ पाए जाते हैं? मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कहाँ कहाँ मिलते हैं नेचर में? बताओ भाई। ग्लूकोज सबको समझ में आता है ना, C6H12O6। पाउडर भी होता है एक तरह का। बिल्कुल, पाउडर तो बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं ना, पर मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कैसे बनाते हैं इनको, सोर्स क्या? अगर हमें ग्लूकोज खाना है तो हम क्या खाएंगे? मीठा। हाँ, तो मीठे में क्या? नमक और शक्कर का घोल। नमक और शक्कर का घोल तो ORS हो गया। ORS हो गया। नहीं, मीठा मिलता है। देखो मैं मीठा कुछ डाल के बनाते हैं सर। सर नींबू शक्कर। नहीं, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो मैं समझाता हूँ। मैंने बोला मीठा कहाँ से मिलता है, तो मीठा क्या होता है? फ्रूट्स, फल। अच्छा हाँ। तो केले में मिलता है, ठीक है। और जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है उसमें मिलता है। शुगर केन में मिलता है, शुगर केन, गन्ना। गन्ने से ही तो गन्ने से ही तो चीनी बनती है। यस सर। और कहाँ मिलता है? शहद। शहद में भी मिलेगा। शहद में क्या मिलेगा? फ्रक्टोज। शहद में मिलेगा फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है, C6H12O6। बट दोनों के जो सोर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हनी से हमें फ्रक्टोज मिलता है, ग्लूकोज हमें मिलता है फ्रूट्स में, मिलता है ना। तो दैट इज़ वाई अगर हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है तो हम फ्रूट्स खा लेते हैं। फ्रूट से बहुत इमिडिएटली एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि देखो जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप बड़ा मॉलिक्यूल खाओगे तो वो आपके पेट में जाएगा, फिर डाइजेस्ट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तब ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोन डी जो हम बाहर मार्केट में खाते हैं, इसमें सिर्फ ग्लूकोज ही होता है जो कि फर्दर नहीं टूटता है। तो इसीलिए इससे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो कभी भी आपसे पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसका आंसर ग्लूकोज होगा। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है? बताओ। दूध तो आप लोग पीते ही होंगे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो Yes, sir. दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टो। हैं? लैक्टो। लैक्टोज। जो शुगर होते हैं ना, इनको हम पीछे OSE लगा देते हैं। लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो ये सारे शुगर, कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स आर शुगर्स, तो आप पीछे ढूंढना, उनके पीछे लिखा होगा OSE, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। वो हमेशा OSE से एंड करते हैं। तो वेरी गुड। मिल्क में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। और मिल्क में एक बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो इस चीनी को खट्टा कर देता है, तो उस दूध से दही बन जाती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस सर। वेरी गुड। ये लैक्टो वर्ड इसी से आया है, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज होता है। तो लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया। ठीक है। ये किसको किस में कन्वर्ट करता है? ये दूध को दही से कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये तो आपका दूध मतलब को दही से।
ये तो आपका वो हो गया ना कि आप फिजिकली देख के बता रहे हो, बट केमिकल रिएक्शन क्या हुई? रासायनिक प्रक्रिया हाँ, रासायनिक प्रक्रिया में क्या से क्या कन्वर्ट हुआ? सर खट्टा जो होता है ना, खट्टा खट्टा इज द कैरेक्टर ऑफ एसिड्स। तो हमारा जो शुगर था, में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ शायद से सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, सिट्रिक एसिड नहीं होता है। देखो लैक्टोज हमारा शुगर था, लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो सब कुछ लैक्टोज है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोज शुगर है, और ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, देखो लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस आई थिंक गैलेक्टोज होता है, तो एनीवेज या 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज होता है। एक होता है आपका माल्टोज, एक होता है गैलेक्टोज, और भी डाइसैकेराइड्स होते हैं। तो आपको खैर यूनिट्स तो नहीं पूछते, बट दीज आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स। सिमिलरली, अच्छा अभी हमने पढ़े मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स में आए थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स में आए आपके कौन कौन से? आप लोग लिखते भी हैं या कैसे नोट करते हैं? लैक्टोज आया सर ये तो हम लोग रिकॉर्डिंग सुन के कर पाएंगे या फिर टेक्स्ट में ऑडियो में बना दीजिएगा तो सुन के कर पाएंगे। अच्छा, मैं आप लोग को ना ऑडियो भेज दूंगा, सो दैट आपको अगर कभी रिवीजन करना हो आगे तो काम आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो आज मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, ये आपको क्योंकि आपका बायो बैकग्राउंड नहीं है ना, तो इतना जल्दी याद नहीं होगा, सही बात है। तो दैट इज वाई मैं ये है ना, मतलब जैसे अभी मतलब क्लास में बातचीत भी होती है, तो वैसे जो भी क्लास में हो ना, तो उसकी एक समरी में ऑडियो बनाना है, 5-7 मिनट में बन जाएगी। तो वो मतलब इस में आप हाँ चलो, वो तो उसमें खैर टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा ज़रूर। तो हमने देखा मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स में आते हैं आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करें, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो मीठे होते हैं और जो मीठे नहीं होते हैं, मतलब शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो शुगर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? शुगर जो होते हैं वो मीठे होते हैं। अब आपने चीनी तो सबने देखा ही होगा, तो चीनी जो होता है वो क्रिस्टल शेप का होता है। क्रिस्टल मतलब जो उसका एक सॉलिडिफाइड शेप होता है, तो आपने चीनी देखी होगी ना, उसी को क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं। एंड जैसे इसको पानी में डालेंगे घुल जाएगा। दूसरी तरफ जो नॉन शुगर्स होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं। जैसे अगर आप आलू, किसी ने बोला था आलू खा के देखो कैसा लगेगा, कच्चा आलू, टेस्टलेस, है ना। तो जो नॉन शुगर्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दीज आर टेस्टलेस। और इनमें इनका कोई, जैसे वो सॉल्युबल होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, ये अमॉर्फस होते हैं। अमॉर्फस जैसे आप लोग अगर चौक देखो, चौक को प्रेस करो तो वो एकदम भरभरा के टूट जाता है ना। तो उस तरह के सॉलिड्स को बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। और ये पानी में घुल, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। हाँ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स होते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज। दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। स्टार्च कहाँ मिलता है? पोटैटो में। सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? सेल्यूलोज बताओ। सर राइस, शायद राइस में होता है। सेल्यूलोज प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। तो बोथ दीज स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, दोनों प्लांट्स में पाए जाते हैं। स्टार्च कैसे बनता है? अच्छा, आलू, आलू में ही होता है ना स्टार्च, तो बताओ आलू कैसे बनता है? देखो प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस? बहुत लंबी सी इक्वेशन है इसकी। नहीं, आपको इक्वेशन नहीं पूछा, मतलब रिएक्ट
क्या चीज जुड़ती है और क्या बनता है? सर थोड़ा हिंदी में बोलिए तो हम शायद बता सकते। होता है और O2 रिलीज होता है। क्या क्या बनता है, क्या रिएक्ट क्या करता है? सर O2 लाइक ऐड होता है और नहीं CO2 ऐड होता है और O2 रिलीज होता है। और CO2 किसके साथ जुड़ता है? क्लोरोफिल। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस में करते क्या है प्लांट्स? सर क्लोरोफिल और सनलाइट और वाटर की हेल्प से फूड लाइक बनाते हैं। हाँ, वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हाँ इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको क्या बोला जाता है? सर स्वपोषी। मतलब सर जो अपने आप पे यानी स्वयं में कार्य करता है जिसके बारे में। अच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, तो हम लोग नहीं बना सकते अपना खाना? हम लोग भी तो अपना खाना बनाते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी। या सर लेकिन दूसरों पर निर्भर नहीं है सब्जी। नहीं, तो वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग फूड। हम लोग क्या करते हैं, हम क्या बना रहे हैं? हम जो प्लांट्स ने बनाए हम उन्हीं को तो पका रहे हैं। हम अपने आप से क्या, हम अपने आप से कुछ नहीं बना रहे हैं। वी आर यूजिंग द फूड्स विच आर, पका रहे हैं, बना नहीं हाँ रहे। यस, वी आर। हम क्यों नहीं बना पाते? क्या रीजन है कि हम लोग खाना नहीं बना पाते अब? हम लोग फोटोसिंथेसिस मतलब हमारे में प्रोसीजर नहीं है वो। हाँ, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? प्लांट्स की पत्तियों में होता है फोटोसिंथेसिस। तो क्या करती हैं पत्तियां? क्लोरोफिल चाहिए होता है ना सर। हाँ, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है और सनलाइट इनको मिलती है और इन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। तो CO2 और पानी को एब्जॉर्ब करके ये रिएक्शन करके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाती हैं। तो ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देती हैं और ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, तब ये बन जाता है स्टार्च। ठीक है। तो प्लांट्स को जितना खाना खुद के लिए यूज करना होता है वो उतना करता है, बाकी स्टोर करता हेलो रहता है। सर। हाँ, सर क्या पता मतलब साइंस से शायद बहुत साल मैंने तो पढ़ा ही नहीं है तो नहीं इतना समझ आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझते चलो, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। सो क्या बता रहा था मैं? हाँ, जितना जितना प्लांट्स को अपने लिए यूज करना होता है उतना यूज करके बाकी स्टोर करता रहता है। तो वो स्टोर करते करते जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं तो वो स्टार्च बन जाता है। तो दैट इज वाई स्टार्च का टेस्ट खत्म हो जाता है। मतलब स्टार्च इज टेस्टलेस। ग्लूकोज मीठा होता है, मगर जब आप बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ दोगे तो वो स्टार्च बन जाएगा और उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये बना कैसे? अब हम क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, सो वी कैन नॉट। तो दैट इज वाई ह्यूमंस या एनिमल्स जो कि खाना यूज करते हैं प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिवाइड किया मीठे में और नॉन शुगर्स में, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो जो मीठे होते हैं फिर हम उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब जिनको हम आगे नहीं तोड़ सकते, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दूसरा होता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मतलब जो दो यूनिट से मिलकर बने हो, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज मतलब चीनी। चीनी को अगर आप तोड़ोगे तो उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। दूसरा होता है माल्टोज। सर ये तोड़ने का मतलब तो क्या, इसका क्या मतलब रेफरेंस है, मतलब समझ नहीं आ रहा हाँ, मुझे। एक्चुअली में क्या होता है, ये इनको हम पानी डालते हैं, हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। जब पानी डालते हैं तो पानी की प्रेजेंस में ये टूट जाते हैं। अगर टूट जाते हैं, हाँ, दे विल ब्रेक डाउन। तो अगर सर दो, मतलब यूनिट्स मतलब यहाँ पर क्या लेने का मतलब एक यूनिट मतलब कैसे इसे समझ सकते हैं? अगर देखो, अगर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल या कोई भी चीज दो पार्ट्स में टूट रही है तो उसको हम डाइसैकेराइड्स बोलेंगे। तीन में टूट रही है तो ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे। तो ये तीन में भी टूटती है, चार में भी टूटती है, पांच में भी टूटती है। मगर जो हमारे काम की है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो
मैं सिर्फ डाइसैकराइड्स बता रहा हूँ और पॉलीसैकराइड्स के 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पानी डालूं तो ये फर्दर नहीं टूटेगा, मतलब कार्बन की चेन 6 से कम नहीं होगी। जबकि जो मैं डाइसैकराइड बोल रहा हूं, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी जो गन्ने से बनती है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O6। तो जब मैं इसमें पानी डालता हूं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। तो दैट इज वाई इसको डाइसैकराइड्स बोला जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो वो सिंपली यही पूछेंगे कि सुक्रोज किस से मिलके बना होता है। तो आपने ध्यान रखना है सुक्रोज डाइसैकराइड है, सुक्रोज इज चीनी, और इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। दूसरा होता है माल्टोज, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तीसरा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था तीसरा? मिल्क शुगर लैक्टोज। तो लैक्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब देखो, अब आपको ये सवाल डेफिनेटली 10th और 12th वाले बेसिस पे तो नहीं पूछेंगे, ये एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप में से कोई ग्रेजुएट लेवल या टीचिंग की तैयारी कर रहा है तो वहां पूछ सकते हैं, बिकॉज ये 12th क्लास में पढ़ाया जाने वाला चैप्टर है। तो दैट इज वाई इसको पूछा जा सकता है। मैं आपको नोट्स देने की कोशिश करूंगा इसके पूरे, सो दैट आपको ये क्लासिफिकेशन याद रह पाए, और मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके भी कोशिश करूंगा कि पीडीएफ अपलोड कर दूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा सा सही रहेगा। हाँ, पीडीएफ ही बनाऊंगा। तो हमने देखा मोनोसैकराइड्स में ग्लूकोज फ्रक्टोज, डाइसैकराइड्स में 3 शुगर पढ़े हमने, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। पॉलीसैकराइड्स में 2 पढ़े हमने, स्टार्च और सेल्यूलोज, दोनों ही प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या करें, अभी हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स। अब आ जाओ, दूसरा है हमारा प्रोटीन्स। अच्छा, एक चीज और, ग्लूकोज को कभी अगर कोई बीमार पड़ा हो या किसी को जब हम कभी डिहाइड्रेट हो जाते हैं या कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं डॉक्टर? ग्लूकोज लगाते हैं, ग्लूकोज, खून की बोतल नहीं। तो ग्लूकोज को अगर वैसे किसी ने ध्यान से अगर देखा हो या उसे देखने की कोशिश की हो या उसे पढ़ने की कोशिश की हो तो ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज बोला जाता है। कभी कभी बोलते हैं डेक्स्ट्रो चढ़ाना है, डेक्स्ट्रो। और ग्लूकोज जनरली कहाँ मिलता है, कौन से फ्रूट में मिलता है? शुगर केन में सुक्रोज मिलता है, चीनी में ग्लूकोज होता है। बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, ग्लूकोज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अंगूर में। दैट इज वाई ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोला जाता है। दैट इज वाई ग्लूकोज कहाँ मिलता है हमारी बॉडी में? ब्लड में। दैट इज वाई ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोला जाता है। अगर किसी ने ब्लड टेस्ट कराया है तो उसमें ग्लूकोज ही तो देखा जाता है कि ग्लूकोज का लेवल कितना है ना। तो ब्लड शुगर भी बोला जाता है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? भुट्टे, मक्के से मिलता है, मक्के से बनाया जाता है। दारू जब बनाते हैं तो मक्के से ही बनाते हैं ना, बियर जिसको बोलते हैं। तो बियर कहाँ से बनती है? मक्के से बनती है। मक्के में भी ये सुक्रोज, ये ग्लूकोज मिलता है, तो इसको कॉर्न शुगर भी बोला जाता है। मक्के को कॉर्न बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके। तो कभी आप उसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं ब्लड में या ग्लूकोज देखते हैं? देखो, ब्लड हीमोग्लोबिन अलग चीज है। हीमोग्लोबिन देखा जाता है कि आप में खून की मात्रा कितनी है, और ग्लूकोज देखा जाता है कि ग्लूकोज का लेवल कम ज्यादा होता है तो फिर डायबिटीज हो सकती है। अगर ज्यादा हुआ तो डायबिटीज होती है ना। तो दोनों अलग अलग चीजें। ग्लूकोज में हीमोग्लोबिन भी मिलता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन भी मिलता है और ब्लड में ग्लूकोज भी पाया जाता है। हमें एनर्जी मिलती कहाँ से? हमने जो खाना खाया पेट से खाया, पेट से हमारी छोटी आंत में गया। अब छोटी आंत से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएगा? ब्लड ही तो लेके जाएगा। तो ये जो भी हम चावल खाते हैं
रोटी खाते हैं, ये क्या है, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो फाइनली जिस पार्ट में बच जाते हैं ना, अभी आप कोई मेरे से पूछ रहा था कि टूटने का मतलब क्या है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, चावल में स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च होता है। अब स्टार्च में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं ग्लूकोज के, तो हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या होता है, उनको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, हमारी बॉडी तोड़ती है एंजाइम की मदद से। तो जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, छोटे पार्ट्स मतलब ग्लूकोज से और छोटा नहीं टूट सकता, तो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लड क्योंकि इसकी सप्लाई ऊपर से नीचे तक होती है, तो हर सेल में जा करके ग्लूकोज हर सेल को मिलता जाता है, तो इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के बहुत सारे नामों से जाना जाता है, हमने बता दिए कौन कौन से नाम हैं। और आगे चलते हैं। इसके बाद रिएक्शंस वगैरह तो आपको नहीं करनी है। हाँ, इसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं बताओ। प्रोटीन सर ये हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनाते हैं उसकी मतलब हेल्प से, और थोड़ा सा एनर्जी का भी सोर्स है ये। कौन से मतलब सेल्स, थोड़ा है, कौन से सेल्स बनाते हैं? न्यू सेल्स, और यहाँ रिपेयर भी करते हैं सेल्स का। पहले ये अगर हेल्प कर, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन्स क्या करते हैं, मतलब उनका काम क्या है हमारी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम था एनर्जी देना, क्या इसका मेन काम होता है वो न्यू सेल्स का मतलब बनाने का, हेल्प करते हैं उसमें। ओके, ठीक है। सेल्स नहीं, वो क्या कहते हैं तो कहते हैं, सेल्स तो कोशिका होती है ना, टिश्यू 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 वो टिश्यू, हाँ टिश्यू सॉरी। ठीक है। प्रोटीन्स बेसिकली हमें क्या, बट क्या ये न्यूट्रिशन भी देते हैं? यस सर। हाँ ये देखते हैं सर, हाँ। अच्छा, पक्का? यस सर। न्यूट्रिशन का श्योरनेस नहीं है, बट टिश्यूज तो बनाते हैं इसमें हेल्प करते बिल्कुल, दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अगर आप अभी हम जब फैट वसा पढ़ोगे ना, तो तीनों में अगर आपसे पूछा जाएगा कि तीनों का ऑर्डर बताओ, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद वसा, हैं, फिर वसा और फिर प्रोटीन। एक्चुअली इनका मेन काम एनर्जी देना नहीं है, इनका मेन काम है हमारी बॉडी की ग्रोथ करना। ठीक है, बट फिर एनर्जी कब ले सकते हैं इनसे, एनर्जी हम जब ले सकते हैं, अच्छा याद करो कि कुछ लोग बोलते हैं कि कोई बहुत मोटा है तो अगर उसको पतला होना है तो खाना कम कर दे, है ना, या उपवास रख ले। तो जब कोई ऐसा करता है, तो जब उसको खाना नहीं मिलता हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? सबसे पहले वो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट होता है उसको खाएगी, उसको ख़त्म करेगी। जब फैट ख़त्म हो जाएगा, अगर मान लो 4 5 6 10 दिन तक खाना नहीं मिला, तो फिर क्या करेगा, फैट खत्म हो गया, फिर वो प्रोटीन्स पे जाएगा। तो दैट इज हाउ ये जब होते हैं, जब आपकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म होती जाती है, तब हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज करती है। नहीं तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली अच्छा, इनको एक्चुअली हम इनको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स, दीज आर बिगर मॉलिक्यूल्स। तो जब ये डाइजेशन होगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, सिमिलरली 2 यूनिट्स में भी टूट सकता है। तो इसी तरीके से प्रोटीन जब हम खाते हैं, प्रोटीन कहाँ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन? हैं दालें, वेरी गुड, वेरी गुड। और दालें ये मेन सोर्स है। हाँ, और एनिमल में चिकन हो गया, मटन हो गया। सो जब हम इनको खाते हैं, दालों को खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन चिकन वगैरह खाते हैं, तो इसमें भी प्रोटीन मिलता है सर। ये प्रोटीन तो मिलता है, बट
ये हमारी बॉडी में तो ये जाएगा तो इसको ये टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, तो किन में टूटेगा ये टूटता है अमीनो एसिड्स में, है ना। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल के बनते हैं तो प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन्स टूटते हैं अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स, तो अब आप पूछोगे कि सर ये अब हमारी बॉडी कैसे प्रोटीन बनाती है। हमने तो प्रोटीन खाया किसी और से, दालों से लिया और चिकन से लिया, बट वो हमारी बॉडी में आके टूट गया। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, इन अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। यही होगा ना। अगर मैं आपको रॉ मटेरियल दे दूं, सीमेंट, ईंट और जो चीज लगती है, तो आप घर बना पाओगे ना, मन चाह घर बना पाओगे, जिस तरीके का बनाना है उस तरीके का बना पाओगे। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हड्डियां और हमारी बॉडी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे सेल्स में उनको पता होता है कि उनको कौन सा अमीनो एसिड लेके कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो हम प्रोटीन खाते हैं और हमारी बॉडी जो भी प्रोटीन उसको बनाना होता है हाइट के लिए, ग्रोथ के लिए, हड्डियों के लिए, वो उन अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बना देती है। तो ये हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली करती है, वो हमारी जीन्स में होता है कि उनको कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो अब हम अमीनो एसिड्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक कहलाता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या कोई बता सकता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को डिवाइड करने का क्या क्राइटेरिया है? सर इसमें से ऐसा कह सकते हैं जो हम प्रोटीन लेते होंगे वो सभी हमारी बॉडी में यूज होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है। अच्छा, और कोई? सर ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे आपने बताया था कि बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो पहले कार्ब्स यूज होते हैं और मतलब जो फैट होता है वो यूज होता है और उसके बाद प्रोटीन यूज होता है। तो आई थिंक जो दूसरे वाले हैं वो ये इस कैटेगरी में आते होंगे। नहीं, देखो ऐसा होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का क्राइटेरिया ये है कि ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी एक भी प्रोटीन नहीं बना पाती। हमारी बॉडी कुछ अमीनो एसिड्स बना लेती है अपने आप ही खाने से। अगर हम उसको वो चीज़ खाते रहें तो वो अपने आप ही हमारी बॉडी में बन जाता है। तो जो हमारी बॉडी में बन गया, जो हमने बना लिया, वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, वो नॉन एसेंशियल कहलाता है। एसेंशियल कौन सा होता है? जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, जिसको हमें बाहर से खाना पड़ता है, दालों से, चिकन से, नॉन वेजिटेरियन फूड से या वेजिटेरियन फूड से। तो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारी बॉडी उसको बना पा रही है या नहीं बना पा रही है। तो आपसे अगर सिंपल पूछेंगे व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो आप लिखोगे द अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। एनिमल्स जो हैं वो सारे तरीके के अमीनो एसिड्स नहीं बना पाते। एक केवल प्लांट्स ही हैं जो ऑल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आपसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि जो हमारे बाल होते हैं या सींग होती है या नेल होते हैं या स्किन होती है, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोई बता सकता है? सर बालों में तो केराटिन। वेरी गुड, केराटिन। इन बालों में नहीं, इन सभी में केराटिन ही मिलता है। हॉर्न, नेल, हूफ, हेयर, स्किन, इसमें केराटिन मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, वो स्टोर कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? कोई बता सकता है कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में? शायद सर सर शायद मसल्स के अंदर होते हैं क्या? नहीं, मसल्स में नहीं होते हैं। बढ़िया अपना
नहीं, हाथों में कुछ नहीं स्टोर होता है। हाँ, मसल्स में होते हैं, स्केलेटल मसल्स में होते हैं मोस्टली। स्केलेटन में हाँ, मसल्स में होते हैं और लीवर में सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा लीवर में होता है। हाँ, लीवर एंड स्केलेटल मसल, इन दो जगहों में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, लगे हाथ तो डायबिटीज भी समझ लो। डायबिटीज क्या होता है? सर डायबिटीज मैंने सुना था कि बीमारी होता है क्या? किस वजह से होता है? इंसुलिन की वजह से होता है। अच्छा, इंसुलिन क्या होता है? वो इंसुलिन हमारे अंदर एक वो होती है, जब वो इंसुलिन बनाना बंद कर दे ना कौन तो उसके कारण होता है। कौन बनाता है इंसुलिन? एक क्या होता है पैनक्रियास। उसका नाम वेरी गुड, पैंक्रियास। वेरी गुड, वेरी गुड। पेंक्रियास, पेंक्रियास बनाते हैं इंसुलिन। तो ये इंसुलिन करता क्या है? सर वो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, हाँ हाँ, ऑब्जर्व करता है जो बॉडी में जो शुगर शुगर लेते हैं। नहीं, मतलब इंसुलिन अगर नहीं बनता है तो उससे प्रॉब्लम क्या है? वो जो ग्लूकोज है में भी शायद सर डायबिटीज बढ़ता है क्या? डायबिटीज बढ़ता है शायद तो इंसुलिन उससे में। सर ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाता है। तो देखो, इसका मतलब आप लोग पास में हैं बट थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अगर इंसुलिन होता है तो कोई बोल रहा है कि इंसुलिन हमारे ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। इसका मतलब अगर इंसुलिन होता है तो वो क्या करता होगा? इंसुलिन नहीं होता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी का ब्लड शुगर बढ़ जाता है ना। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। हाँ, तो अगर इंसुलिन होगा तो वो कम कर देगा। यही बात हो रही है ना। अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो हमारी ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसी और फॉर्म में। जब ये लीवर में स्टोर्ड होता है, जब ग्लूकोज लीवर में स्टोर्ड होता है तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, इंसुलिन इसको कन्वर्ट कर करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लीवर में ले जाके स्टोर कर देता है। तो अगर आपका इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है और ऐसे बढ़ जाता है कि वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लगता है। ठीक है। तो इसीलिए लीवर में ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। तो ये लीवर में स्टोर होता है, स्केलेटल मसल्स में भी स्टोर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे हम? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आपने पढ़ा कि प्रोटीन्स मिलके बने होते हैं अमीनो एसिड से, और ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इसमें से कुछ और चीज़ें जो आपसे पूछी जाती हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन की अगर बोले विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो क्या आंसर होगा? सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, और अगर इसमें पूछा जाए तो बस आई थिंक इसमें इतना ही पूछ सकते हैं आपसे। अगला आ जाओ, विटामिन्स। अच्छा, फैट्स भी है। फैट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फैट भी एक बड़ी यूनिट है। तो ये मिलके बनती है लिपिड से। छोटी यूनिट मतलब फैट्स को अगर तोड़ेंगे तो लिपिड्स बनेंगे। बट ये हमारी उसमें वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए फैट क्या करते हैं, मसल के नीचे जाके स्टोर हो जाते हैं, या एडिपोज टिश्यू बोलते हैं इसको। एडिपोज टिश्यू के नीचे जाके स्टोर हो जाते हैं। तो फैट से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है। आपको क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली विटामिन से, तो विटामिन पे आ जाते हैं। अब बताओ विटामिन क्या होते हैं? विटामिन हमारे शरीर के लिए तो जरूरी होते हैं, जो ए बी सी डी ई और के। हाँ, वो अभी क्लासिफिकेशन करेंगे, पर पहले बताओ कि विटामिन होते क्या हैं। जरूरी तो होते हैं, बट व्हाट आर दीज? विटामिन एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, और इनको हमारी बॉडी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आप भर के दे दो, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। तो अगर ज़्यादा में ले लें तो क्या हो जाएगा? तो
तो ज़्यादा में ले लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति भी नहीं करनी चाहिए, वो भी हार्मफुल होता है। एंड अगर वो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना होना चाहिए उससे भी कम है, तो वो तो भी हार्मफुल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के फंक्शंस, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस को अच्छे तरीके से करने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। तो अब अगर हम बात करें तो क्या ये हमारी बॉडी में बनते हैं विटामिन? नहीं सर। कोई भी विटामिन, एक्सटर्नल सोर्सेज से लिए जाते हैं जनरली। क्या कोई भी ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में बनता है अपने आप ही? बनता सर सर विटामिन डी बनता है सर। विटामिन डी नहीं, विटामिन डी तो एक पर्टिकुलर केस में बनेगा जब आप धूप, मैंने भी सुना था धूप से बनता है। हाँ, जब आप धूप में जाओगे तब वो प्रोसेस होगा। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा विटामिन है जो बन पाता है, उसको बोलते हैं विटामिन के। और के कौन बनाता है? इसको एक्चुअली हम नहीं बनाते, हमारी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, वो बनाता है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया मिलता है, वो सिंथेसाइज करता है विटामिन ए को। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बन पाते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो इट इज के। अब आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। तो किसी ने बोला था विटामिन को अभी ए बी सी डी करके बोला था, तो हम विटामिन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, कोई बता सकता है? यस सर, वाटर में और नहीं घुलनशील, अब बी और सी घुल नहीं सकते, बाकी जो है ए सी डी और ई और के। नहीं, देखो ये सब आपने बोला बी और सी घुल नहीं सकते। उल्टा बोल दिए। हाँ हाँ, वो घुलनशील है मतलब, बाकी नहीं है, उल्टा बोल दिया। हाँ, तो देखो विटामिन एक तो पानी में सॉल्युबल होते हैं और एक फैट में सॉल्युबल होते हैं, वसा में। तो पानी में होते हैं बी और सी, और ए डी ई के सीक्वेंस में चलो, ए डी ई के ये होते हैं फैट सॉल्युबल, मतलब फैट में सॉल्युबल, मतलब फैट में स्टोर्ड हो जाते हैं। दैट इज वाई वो जो डी बनते हैं ना, डी हमारे फैट के नीचे स्टोर्ड रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही लाइट मिलती है, लाइट के साथ ही वो एक्टिव होने लग जाता है। तो अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड डेली इन द डाइट, तो क्या आंसर होगा उसका? आई थिंक विटामिन ए। विटामिन ए, बी, सी या ऑल? ऑल है सर। सोच के बताओ, ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। ए बी सी ऑल। ए बी सी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल। भी तो देखो, अब मैंने जब आपको, मतलब थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, आपको पता है जो चीज पानी में सॉल्युबल होगी वो हमारे यूरिनेशन के टाइम निकल जाएगी, है ना। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रह पाते। जैसे ही हमने यूरिनेशन किया वो सारे के सारे विटामिन निकल गए। तो जो हमें हर दिन चाहिए होता है वो सी और बी, ये दोनों विटामिन, बी और सी ना सर? हाँ, बी और सी हमें हर दिन चाहिए होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे फंसाते हैं आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट विटामिन की, जिससे अलग अलग बीमारियां होती हैं और जिस पे हमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए, विटामिन ए। देखो इनके अलग अलग बायोलॉजिकल नेम भी हैं, तो आपको कभी कभी मैच द कॉलम भी आ जाता है। तो आज हम ये विटामिन थोड़ा सा खत्म कर लेंगे, देखते हैं, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा। देखो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, पहले तो ये समझो। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस तो आप सबने सुना ही होगा। इसके अलावा कुछ और भी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में कम दिखाई देना। तो देखो हमारे को मैं इसका आपको बायोलॉजिकल नेम याद दिला रहा हूँ। किसी को पता है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है?
हाँ, रेटिनॉल, क्योंकि ये रेटिना से रिलेटेड है। रेटिना हमारी आंख में होता है, तो ध्यान रखना विटामिन ए की कमी से दिखाई देना कम हो जाता है, रात में कम दिखाई देता है। और क्या होता है, एक और बीमारी होती है इससे, जीरोप्थेल्मिया जिसको बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया। आंख के डॉक्टर को बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मिया इज रिलेटेड टू आई। जीर मतलब XERE, जीर इज अ कंडीशन, इज अ ड्राई कंडीशन। जैसे जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स पता है किसी को क्या होते हैं? नहीं जीरोफाइट्स मतलब जो जो डेजर्ट में उगते हैं, कैक्टस। तो जीर का वर्ड होता है, कहीं भी अगर ये XERE आएगा उसका मतलब ड्राई कंडीशन। तो जीरोप्थेल्मिया मतलब आंख का सूख जाना। आंख हमारी जनरली उसमें पानी होता रहता है ना, लिक्विड रहता है, तो जब ये लिक्विड सूख जाता है तो हमारी आंख ड्राई हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन ए की कमी से, जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? सर कैरेट कैरेट और और मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल, है ना। इसके अलावा बाकी हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो हैं ही। ओके, ए को बोला जाता है रेटिनॉल। अब बी में बहुत सारे होते हैं, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स होता है वो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं B1। हाँ डाउट है हाँ बोलो। जैसे अगर ऐसे दो ये तो जैसे बोला जाता है कि आंवला कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन आंवला आंवला में की होता है। आंवला, आंवला तो विटामिन सी का सोर्स है। आंवला कंज्यूम होने से नहीं होगा कुछ। बोलते हैं। थोड़ा साइड बाय कह सकते हैं ना सर, कहा जाता है, पर ज्यादा मात्रा सी की होती है उसमें। हाँ, उसमें मेनली सी पाया जाता है। देखो ऐसे तो हर किसी में कुछ ना कुछ मिलता ही है, थोड़े अमाउंट्स में मिल जाएगा, बट अगर आपको ज़्यादा विटामिन ए के लिए आँख की रोशनी बचानी है तो फिर आप कैरेट हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, अंडे हो गए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। रिच सोर्स नहीं उसको कह सकते। हाँ, विटामिन आंवला इज नॉट द रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। सर अंडे में तो फैट भी होता है ना सर? अंडे में दो चीज़ होती है, अंडे में जो येलो पार्ट होता है दैट इज़ फैट, और जो वाइट पार्ट होता है दैट इज़ प्रोटीन। तो इसीलिए कुछ लोग जो जो बहुत डॉक्टर ज़्यादा बोलते हैं जो वाइट वाला खाया करो। जो बहुत अंडे में तो विटामिन बी भी होता है। जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, अगर उनको ऑमलेट खाना होता है तो आपने देखा होगा कि वो कच्चे अंडा को फोड़ते हैं और उसमें से येलो पार्ट रिमूव कर लेते हैं, बता देते हैं। हटा देते हैं। और कुछ लोग अगर बॉईल करके खाने के शौकीन हैं तो फिर वो येलो पार्ट अवॉइड करते हैं खाना। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। हाँ, एक डिजीज है जिसको बोलते हैं बेरी बेरी, और इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? बेरी बेरी क्या होता है सर? बेरी बेरी एक कंडीशन, बेरी बेरी एक डिजीज की कंडीशन है। अच्छा, आपको सिम्टम्स पता करने क्या होते हैं? हाँ अच्छा, देखो इसके सिम्टम्स आपको बताएं अगर, कुछ नहीं होता इसमें। बेसिकली खाना, भूख कम लगती है, वीकनेस होती है, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द होता है, पैर फूलने लग जाते हैं, वही होता है मसल वीकनेस जिसको बेसिकली बोलते हैं। मुंह के आसपास क्रैश सर। पड़ जाते हैं ना वो भी। तो जबान लाल हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है, टंग अपनी रेड हो जाती है। मुंह के आसपास नहीं, मुंह के आसपास वाली अलग चीज है, अभी आएंगे उस पे। वो विटामिन B2 होता है। देखो विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, और इसका बायोलॉजिकल नाम है थायमीन। हाँ, थायमीन, TH। विटामिन डी के नाम नहीं याद होते, काफी होते हैं ना इसमें। हाँ, इसीलिए ना आपको इम्पोर्टेंट वाले जो हैं उनके याद रखने पड़ेंगे किसी ना कोई ट्रिक बना के। तो जो भी आप जैसा भी इसको को रिलेट कर पाओ, VT बना लो या कुछ भी बना लो, B1T बना लो, जैसे भी है, जो भी आपको को रिलेट कर पाओ। तो विटामिन B1 का जो रिच सोर्स होता है, देखो अब मिल्क, तो मिल्क में सब कुछ मिलता है, सीरियल्स, लेग्यूम, सोयाबीन्स,
दीज आर द, क्योंकि ये ग्रोथ को कम करता है ना, तो ग्रोथ को बढ़ाने वाला कौन होता है? प्रोटीन। प्रोटीन किस में मिलता है? दालों में और सोयाबीन में। तो विटामिन B1 के लिए हमें चाहिए सीरियल्स, लेग्यूम, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ विटामिन B2। B2 से होता है वो चिलियोसिस जो बोल रहे थे। चिलियोसिस मतलब हमारे होठ के आसपास क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो स्किन होती है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसका बायोलॉजिकल नाम है राइबोफ्लेविन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है B3। B3 को बोलते हैं नियासिन, और इसकी कमी से क्या होता है? नहीं, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा, है ना। नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा के सिम्टम्स जानने हैं? बेसिकली इसको बोला जाता है, इसमें 3D की प्रॉब्लम हो जाती है। डी से डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस हो जाती है, डायरिया हो जाता है, और डर्मेटाइटिस हो जाता है, खुजली होने लगती है। शक्ति कमजोर होने लगती है। हाँ, तो 3D की प्रॉब्लम हो जाती है, डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। थोड़े बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, कोई बात नहीं। तो विटामिन B3 से हो गया आपका पेलेग्रा। फिर आता है, ऐसे तो B5 भी है मगर B5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं विटामिन B12। B12 से क्या होता है? B12 से, अच्छा, B12 में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मेटल मिलता है? सर कोबाल्ट। वेरी गुड, क्योंकि इसका नाम होता है साइनो कोबाल अमीन, तो इसमें कोबाल्ट मिलता है। और विटामिन B12 से परनीशियस अनीमिया होता है। एक होता है नॉर्मल अनीमिया, खून की कमी। परनीशियस अनीमिया इज डिफरेंट। इसमें क्या होता है? आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज परनीशियस अनीमिया। तो हमने देखा B1, B2, B3 और B12। और भी होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड विटामिन। फिर आ जाओ, इसका नाम नहीं बताया सर। किसका? B12 का। B12 का नाम है ना साइनोकोबालामीन। हाँ, विटामिन C आ गया। हाँ, ये बायोलॉजिकल नेम है। फिर आ गया विटामिन C। विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी। स्कर्वी मतलब जब दांत से जबड़ों से खून आता है, जब मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ऐसे पूछा जाता है कि एक छोटा बच्चा है, उसको शुरू से मिल्क दिया गया, तो बताओ बड़ा होकर उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी? तो उसको C की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके मसूड़ों से खून आने लगेगा। तो इसका बायोलॉजिकल नाम होता है क्या? वेरी गुड, एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड मतलब अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा। तो ये सारी खट्टी चीजों में मिलता है। आंवला हो गया, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स। सिट्रस फैमिली, जैसे सिट्रस फैमिली में हो गया संतरा, नींबू, टोमेटो भी मिलता है ना। फिर आ जाओ विटामिन C के बाद विटामिन D। डी की कमी से क्या होता है? रिकेट और एक और होता है। तो उसका कौन सा? हाँ, रिकेट्स और एक और रिकेट्स क्या होता है? और शायद हड्डियों की कोई प्रॉब्लम होगी। हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। वेरी गुड, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जैसे हमारा रैकेट होता है उसी की तरह हो जाती है रिकेट्स। अच्छा, और एक दूसरी जो बीमारी थी वो याद नहीं आ रहा। रिकेट्स एक्चुअली बच्चों में होता है और दूसरी एडल्ट्स में होती है। तो ये एक्चुअली बोन को बनाने वाली जो सेल्स होती है ना, जैसे हमने देखा था आंख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो वो बीमारी उसी से आई थी, जीरोप्थेल्मिया। सिमिलरली जो हमारी बोन्स बनाती हैं वो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया, मैल वर्ड होता है जैसे मैल प्रैक्टिस, किसी के आगे आप मैल लगा दोगे तो दैट इज नॉट गुड। तो ऑस्टियोमैलेशिया मतलब जो बोन बनाने वाली सेल्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। ये एडल्ट्स में होता है।
कीड़े लगने वाली सेल खड़ी हो जाती है। हाँ, ऑस्टियोमलाइज तो इनको इसका नाम क्या है विटामिन डी का? अच्छा, किसी की हड्डियां कमजोर होती हैं, किसी को कैल्शियम की कमी होती है, तो वो कुछ दवाई खाई कैल्शियम की? कैल्शियम कार्बोनेट शायद होती है दवाई को। नहीं, इसको बोला जाता है टोपोकैल्सिफेरॉल। टोपोकैल्सिफेरॉल इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन इनएक्टिव फॉर्म। जैसे ही इसको धूप में लेके जाते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी को धूप मिलती है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। तो आपको विटामिन डी दोनों नामों से आ सकता है, टोपोकैल्सिफेरॉल विच इज इनएक्टिव फॉर्म एंड कैल्सिफेरॉल विच इज एक्टिव फॉर्म। तो बोलते हैं ना धूप से है विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी एक्चुअली हमारी बॉडी में ऑलरेडी फैट में स्टोर्ड होता है इनएक्टिव फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टोपोकैल्सिफेरॉल। तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है, ये कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ विटामिन ई। विटामिन ई किसके लिए होता है? अच्छा, विटामिन, एंटी एजिंग। वेरी गुड। विटामिन बी को, ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, बिकॉज ये बहुत, एज यू सेड, एंटी एजिंग है, तो ये हमारी ब्यूटी को निखारता है। और बहुत सारी ब्यूटी क्रीम्स में भी मिलता है, जैसे एलोवेरा से मिलता है। बहुत सारी जो कंपनी होती हैं क्रीम बनाने वाली, वो विटामिन ए को यूज़ करती है। तो एक तो एंटी एजिंग होता है, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो झुर्रियाँ आने लगती हैं, वीकनेस होने लगती है, और ये स्टेराइल कर देता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो वो जो भी मेल या फीमेल है, दैट वो स्टेराइल हो जाती है, मतलब स्टेरिलिटी पे उसको भी अफेक्ट पड़ता है, ऑर्गन्स पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। ठीक है। लास्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? इंपॉर्टेंट है। विटामिन के जैसे हमें कोई चोट लगे तो उसके खून को मतलब रोकने में काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। ब्लड क्लॉटिंग में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? तो वो मतलब रुकेगा नहीं। हाँ, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा और हमारी बॉडी से ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और इसको बनाता है, मैंने बताया था, हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, वो बना लेता है। तो ये हो गए आपके सारे विटामिन। तो आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस, अच्छा, स्कैन करके पीडीएफ भेजूंगा तो आप पढ़ लोगे ना? सब पढ़ लेंगे। ठीक है। तो मैं ना इसके क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, आप लोग मुझे कैसे भेजोगे फिर? आप कर लेना, आप सारे। मतलब जैसे मतलब क्वेश्चन भेजेंगे तो आपको चाहिए तो ऐसे ना, मतलब क्लास में कोई एक दिन हफ्ते में रख लेना, जैसे टेस्ट का पूछने के लिए। नहीं, तो जैसे मैंने क्वेश्चंस भेज दिए, अब हो सकता है आपने कर लिए बट गलत है कि नहीं है, सही है, ये कैसे पता चलेगा आप लोग को? तो हमें डिस्कस भी करना होगा, है ना? तो ठीक है, ऐसा करेंगे, मैं आपको कुछ भेज दूंगा और फिर मैं उसको कल डिस्कस भी कर लूंगा। ठीक है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर इसमें। हाँ हाँ, ऐसा करिए कि जैसे अब एक दिन पढ़ाते हैं ना, तो उसके अगले दिन ना, जैसे हमें क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम उसको रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद एक दिन छोड़ के। अगले दिन जब आप बात करेंगे ना, उसमें एडजेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लीजिएगा 5-10 मिनट क्लास खत्म होने से पहले। ठीक है, ठीक है, या स्टार्ट होने से पहले पूछ लूंगा, उसमें क्या है, रिवीजन हो जाए। स्टार्ट होने से पहले, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो कल भी हम इसी टाइम रखेंगे 9 बजे, और मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ आज, और उसको एक्चुअली अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हुए तो उसको फिर हम किसी एक दिन, बेटर होगा कल ही उसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर वो किसी एक दिन में भूल जाओगे, हाँ, ये सही बात है सर। है ना? तो कल ही डिस्कस करके फिर कल आगे और पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ हेलो सर, हाँ मैं मनीष बोल रहा हूँ। हाँ, मनीष बोलो। मनीष हेलो सर, बोलो। मुझे जी के ग्रुप में ऐड नहीं किया गया सर अभी। तुम्हें ऐड नहीं किया गया है? तो नंबर अब मैम को भेज दो या मुझे भेज दो, मैं ऐड कर लूंगा मैं।